हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ये है हमारा वीडियो। आज स्टार्टअप डे है 16 जनवरी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करें, स्टार्टअप की सोचें, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए इसी विचार के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। किस उच्च न्यायालय ने, किस हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो कृष्ण राज सागर बांध है, आप उसके 20 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के रेडियस में पत्थर उत्खनन नहीं कर सकते, यानी स्टोन माइनिंग नहीं कर सकते। पत्थर का जो उत्खनन होता है, स्टोन क्वेरिंग जिसे बोलते हैं, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ये बांध जो है टूट सकता है। तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। कृष्ण राज सागर बांध जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ पे है? कर्नाटक में कावेरी नदी के ऊपर बना है, जहाँ पे कावेरी नदी अपनी सहायक नदी हेमवती नदी से मिलती है। जिले का नाम है मांड्या। और ये बांध बनवाया था एम विश्वेश्वरैया ने। बहुत महान इंजीनियर थे, इतने महान कि इनका जन्मदिन हम 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं, राइट। तो आप ये मान लो बांध है, तो आप इसके 20 किलोमीटर के दायरे में आप किसी भी तरह की माइनिंग नहीं कर सकते। और भी डैम है कर्नाटक में इंपॉर्टेंट, जैसे एक अलमाटी डैम काफ़ी फेमस है। अलमाटी बांध जो है, इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध भी बोलते हैं। ये कृष्णा नदी के ऊपर है। ये भी कर्नाटक में काफ़ी फेमस है, अलमाटी बांध, राइट। बाकी तुंगाभद्रा बांध है जो तुंगाभद्रा नदी पे है, जो कि सबसे बड़ा बांध है कर्नाटक का, वो भी काफ़ी फेमस है। कोई डाउट इसमें? तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कर्नाटक के बारे में। बाकी कर्नाटक में अभी अभी युवा निधि योजना लागू हो गई है। घर बैठे बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, 3,000 रुपये महीना अगर डिग्री है, और 1,500 रुपये महीना अगर डिप्लोमा लिया हुआ है। और कर्नाटक में एक सिटी बन रही है, KHIR सिटी, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलोर में, उसके पास। KHIR मतलब नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी। KHIR सिटी वहाँ पे बन रही है। और कर्नाटक की सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू करी है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में गरीब लोगों के दिल का इलाज मुफ्त में होगा। इसका नाम डॉक्टर पुनीत राजकुमार के नाम पे रखा है, जो जाने माने वहाँ के एक्टर थे, जिनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से 2 साल पहले। हाल ही में कौन सा अफ्रीका का देश है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, क्योंकि इसने पूरी तरह से मलेरिया का उन्मूलन कर दिया है? ये है काबो वर्दे। तो ये देश है काबो वर्दे, और ये अफ्रीका का देश है। मलेरिया मुक्त इसे घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 42 देश और हैं जिनको अब तक मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है, राइट। एक अभी रिसर्च हुआ था, WHO की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया दुनिया में सबसे ज़्यादा 27% मलेरिया के मामले नाइजीरिया से हैं। और अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका में मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस अफ्रीका में ही है एक तरह, मतलब है तो अफ्रीका के पास, अलग देश है, द्वीप है, लेकिन अफ्रीका में काउंट होता है मॉरिशस। तो मॉरिशस और अल्जीरिया, ये बस 2 ही कंट्री हैं, और अब काबो वर्डे, जो मलेरिया से मुक्त हैं। बाकी मलेरिया के ज़्यादातर केसेस जो हैं अफ्रीका से ही आते हैं। 27% दुनिया में जितने भी केस होते हैं मलेरिया के, वो नाइजीरिया से आते हैं। तो नाइजीरिया जो है उस मामले में नंबर 1 रहा। और दूसरे नंबर पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 12% केस यहाँ से आते हैं। युगांडा 5% केस यहाँ से आते हैं। इस तरह से ध्यान रखिए, राइट। और 2022 में दुनिया में 25 करोड़ मामले सामने आए मलेरिया के, 249 मिलियन, ये WHO की रिपोर्ट कहती है। 2022 में 249 मिलियन मतलब लगभग 25 करोड़। क्लियर? क्या मलेरिया की कोई दवाई बनी है? हाँ, मलेरिया की एक दवाई बनाई है अभी अभी। किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है। और इस दवाई का नाम है R21, या इसको मैट्रिक्स M भी बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है इसको बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो बहुत बड़ी कंपनी है पुणे। तो इनोवेशन करा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और व्यावसायिक उत्पादन, कमर्शियल प्रोडक्शन इसका करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मलेरिया की दवाई है। इसके अलावा अभी एक देश है बेलीज, उसे भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था WHO ने। एक देश है अजरबैजान, उसे भी, और तजिकिस्तान, उसे भी। तो पिछले 1 साल के अंदर अजरबैजान, तजिकिस्तान, बेलीज और अब काबो वर्डे, ये जो देश हैं मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं पिछले 1 साल में। कोई डाउट इसमें? बाकी
अफ्रीका का एक देश और न्यूज़ में आया था जिसका नाम है अंगोला। ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि इसने ओपेक जो तेल बेचने वाले देशों का संगठन है उसको छोड़ दिया है। किसने छोड़ा है? अंगोला ने। और एक देश अफ्रीका का और न्यूज़ में आया था, माली। क्यों? क्योंकि माली में जो यूएन पीस कीपर्स हैं, यूएन पीस कीपिंग शांति सैनिक का जो संगठन होता है, वो उनकी मीटिंग यहाँ पे हुई थी। उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये डिसाइड करा कि माली में ये मिशन अब खत्म हो जाएगा। इस मिशन का नाम है मिनस्मा। ठीक है, मतलब डिसीजन आक्रा में लिया गया था, घाना की राजधानी में। पीस कीपर्स की बैठक वहां पे हुई थी, लेकिन डिसाइड ये हुआ था माली देश में जो है वो हम इस मिशन को खत्म कर देंगे। कहने का मतलब ये है, माली एक ऐसा देश है जहां पे शांति सैनिक अब तैनात नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस मिशन का नाम था मिनस्मा। आपको यह भी बता दूं, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, इनकी 19वीं बैठक युगांडा की राजधानी कंपाला में हो रही है 2024 में। 2024 में। चलो ये बताओ, अफ्रीका का कौन सा देश है जिसको भारत $250 मिलियन का लोन दे रहा है वहां पे कृषि के नवीनीकरण के लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने के लिए? तो ये देश है कीनिया। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो अभी अभी भारत आए थे। गंगा सागर मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? अभी मैंने ट्वीट किया था, आपको याद होगा, 2 महीने पहले मेरे पापा गए थे गंगा सागर। तो जो मेरे पिताजी हैं गंगा सागर गए थे। हमारे यहाँ बोलते हैं कि हर तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में जहाँ मिलता है वहाँ पे लगता है गंगा सागर मेला। और मेरे फादर जो है बहुत खुश हुए क्योंकि मेरे पूरे खानदान में पहली बार कोई गंगा सागर मेला गया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने सब पितरों के नाम के, यानी जो पूर्वज हैं उनके नाम का भी डुबकी लगाई वहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल में लगता है ये साउथ 24 परगना जो जिला है, वहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सागर आइलैंड। तो वहाँ पे एक गुफा है जिसको कपिल मुनि आश्रम बोलते हैं। कपिल मुनि आश्रम, वहाँ पे ये लगता है गंगा सागर। और ये मकर संक्रांति पे लगता है। ऐसा माना जाता है मकर संक्रांति पे नया पानी जो गंगा का है वो बंगाल की खाड़ी से मिलता है, तब ये मेला लगता है। और ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। कुंभ मेले के बाद गंगा सागर मेला दूसरा सबसे बड़ा हिंदू धर्म का मेला है। बाकी मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जो है मनाया जाता है। वैसे इस बार यहाँ पे 65 लाख लोग आए थे गंगा सागर मेले में। जैसे उत्तरायण बोलते हैं, गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं। बाकी मग बिहू बोलते हैं असम में। बिहू भी 3 तरह का होता है, उसमें जो मग बिहू है वो होता है, अलग अलग नाम से होता है। ये त्यौहार पोंगल के नाम से मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो ये अलग अलग तरह से मनाया जाता है। कौन नई पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लेखक हैं? गांधी जी के ऊपर एक नई किताब आई है, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। तो ये 3 कैंपेन हैं, नमक आंदोलन 1930 का, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 का। तो इन तीनों में गांधी जी का क्या रोल रहा उसको डिफाइन करा है एमजे अकबर ने। ये किताब लिखी है। एमजे अकबर जाने माने बुद्धिजीवी हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नवेली में है। ये नवेली जो जगह है, भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खदान है नवेली में, तमिलनाडु में जगह है नवेली। तो नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ये ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 2400 मेगावाट क्षमता का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर रही है। तो ये ठेका किसे दिया है? ये ठेका भेल को दिया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। कोयले को जला के बिजली बनेगी, तो 3 प्लांट लगेंगे 800 मेगावाट के, तो टोटल हो गया 2400 मेगावाट। बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट, ऊर्जा ताप संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और इस ऊर्जा ताप संयंत्र के लिए जो पानी आएगा वो कहाँ से आएगा? हीराकुड बांध से आएगा। हीराकुड डैम महानदी के ऊपर है, भारत का सबसे लंबा ये डैम है, राइट। और 55 किलोमीटर लंबा है ये। तो भारत का सबसे लंबा बांध है ये हीराकुड बांध, और यहाँ से पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो पाएगी। कोई डाउट इसमें? नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन कंपनी एक नवरत्न कंपनी है, एक नवरत्न कंपनी है, और हमारे कोयला मंत्रालय के अधीन काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अधीन ये काम करती है। और भेल आप जानते हैं, भेल कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है, और एक महारत्न कंपनी है भेल। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। मतलब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे दूसरी बार, पिछले साल पहली बार दिए गए थे। तो अभी तो नामांकन आमंत्रित किए गए हैं
जो नॉमिनी हैं वो इनवाइट की गई हैं। किसे मिलेगा ये बाद में डिसाइड होगा जब नॉमिनीज आ जाएंगी। तो ये जो पुरस्कार हैं किस संगठन के द्वारा दिए जाते हैं, ये CSIR के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो CSIR इन अवार्ड्स को कोऑर्डिनेट करता है। तो कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? 4 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। वैसे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई, और उसी दिन ये अवार्ड अनाउंस किए जाएंगे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये दिन स्थापित किया था 1999 में, क्योंकि इस दिन भारत एक न्यूक्लियर पावर बना था। हमने पोखरण में वो किए थे, लॉन्च किए थे, न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। वैसे भारत में नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? अब से 23 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 3 लैंड हुआ था 23 अगस्त को। यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कोई डाउट? तो कौन कौन से अवार्ड होते हैं विज्ञान के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं हमारे मंत्रालय के द्वारा? सबसे ऊंचा अवार्ड होता है विज्ञान रत्न। ये 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। ये विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाएगा। फिर होता है विज्ञान श्री। ये 25 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता किसी भी साल में, अगेन विज्ञान के फील्ड में। फिर होता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। ये CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल थे शांति स्वरूप भटनागर, तो विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर बोलते हैं। ये भी 25 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता, और ये युवा लोगों को दिया जाता है विज्ञान युवा। और फिर होता है विज्ञान टीम। ये 3 से ज्यादा टीम्स को नहीं दिया जा सकता। तो ये 4 अवार्ड दिए जाते हैं। इन्हें हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बोलते हैं। पहली बार ये 2023 में दिए गए थे, और अब ये 2024 में दूसरी बार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता इस बार कहां पे हो रही है? ये ऑरविल में हो रही है, जो तमिलनाडु में एक जगह है। ऑरविल। घुड़सवारी में भारत उतना अच्छा नहीं करता, उतना पॉपुलर नहीं है, अमीरों का खेल है, बहुत पैसा भी चाहिए। तो एक लड़की है दिव्य कीर्ति सिंह, इसका नाम मत भूलना कभी भी, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। दिव्य कीर्ति सिंह पहली महिला है भारत की जिन्होंने घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड जीता है। घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है, ध्यान रखिए। इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। 25 टन का बोलार्ड पुल टग, इसको टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है भीष्म। क्या होता है ये बोलार्ड पुल टग? ये अगर मान लो कोई नाव पानी में फंस जाए, कई बार नाव होती है पानी में फंस जाती है, कई कारणों से, खराब हो गई या कीचड़ वगैरह हो गया वहां पे, उसमें फंस गई, कई कारणों से। कई बार जहाज भी फंस जाते हैं। अब अगर कोई नाव या जहाज फंस गई, आप क्या करोगे? आप उसको खींचोगे ना पकड़ के। तो उसको खींचने के लिए जो जहाज होते हैं उन्हें बोलते हैं बोलार्ड पुल टग, पुल करने के लिए। तो 25 टन क्षमता तक का ये जहाज खींच सकता है पकड़ के, और उसको फिर गहरे पानी में उतार सकता है। ठीक है, ट्रैफिक वगैरह क्लियर करने के काम आते हैं ये जहाज, इनको पुल टग बोलते हैं। अब ये 6 जहाज बनाने का ठेका, इस तरह के 6 जहाज बनाने का ठेका टीटागढ़ को दिया, तो उसमें अभी इन्होंने बनाया एक, उसका नाम रखा है भीष्म। भीष्म के, ठीक है। इससे पहले अगर आपको याद हो, अक्टूबर 2023 की बात है, ऐसे ही 3 जहाज बनाने का ठेका एक और कंपनी को दिया जिसका नाम है सॉफ्ट शिपयार्ड। ये भरूच में है, गुजरात में। तो उन्होंने लॉन्च किया था एक, उसका नाम रखा था महाबली। मैं बाहुबली लिखने वाला था, बाहुबली नहीं, महाबली। महाबली, वो भी 25 टन का बोलार्ड पुल टग था, उसका नाम था महाबली। और वो सॉफ्ट शिपयार्ड भरूच, जो नर्मदा नदी के किनारे शहर है गुजरात में, वहां पे उस कंपनी ने बनाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के किस जिले के रामनगर तहसील में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से समर्थित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक, जिसका नाम है आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील, चलते फिरते मतलब डॉक्टर की गाड़ी, मोबाइल क्लिनिक है, चलता फिरता क्लिनिक, ये लॉन्च करा है। तो ये उधमपुर से करा है, उधमपुर की रामनगर तहसील से करा है। उधमपुर ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, वहीं से वो लोकसभा सांसद हैं। तो ये पहला डिजिटल हेल्थ केयर सर्विस है जो डॉक्टर आपके पास चल के एक तरह से आ रहा है, और टेलीमेडिसिन पर आधारित है। टेलीमेडिसिन होता है जब आप दूर बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसमें गांव वगैरह के इलाकों में जो पेशेंट हैं उन्हें फ्री ट्रीटमेंट दी जाएगी। अभी के लिए तो उधमपुर में करा है, बाकी ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह की जो मोबाइल क्लिनिक है जम्मू कश्मीर के दूसरे जिलों में भी चलाए जाएंगे। इस संस्थान में डी लैब्स ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में बिल्ड फॉर बिलियंस स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च करा है।
जो फिनटेक कंपनियां हैं खास तौर पे वो जो गैर संगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए काम कर रही हैं, जैसे माइग्रेंट वर्कर यानी प्रवासी मजदूर, डोमेस्टिक वर्कर जैसे मेड वगैरह घर में जो काम वाली वगैरह होती हैं, या गिग वर्कर होते हैं जैसे टैक्सी कैब चला रहा है कोई, या जोमेटो वगैरह की जो डिलीवरी वगैरह दे रहा है, इनके लिए काम कर रही हैं। ऐसी फिनटेक कंपनियों को सपोर्ट करेगा ये बिल्ड फॉर बिलियंस एक्सेलरेटर, स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। 50 दिन तक चलेगा आईएसबी हैदराबाद में। तो आईएसबी हैदराबाद में डी लैब्स है जो कि एक बिजनेस इंक्यूबेटर है, यानी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। स्टार्टअप को किस तरह का सपोर्ट चाहिए? स्टार्टअप को पैसा चाहिए यानी फंडिंग, वो दे देगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। स्टार्टअप्स को एडवाइस चाहिए, वो डी लैब्स दे देगा। स्टार्टअप्स को मेंटरशिप चाहिए, वो सब भी डी लैब दे देगा। स्टार्टअप को इनोवेशन चाहिए, वो दे देगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो बेंगलोर हेडक्वार्टर्ड है। सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, राइट। तो ये आईएसबी हैदराबाद में 50 दिन तक चलेगा, बिल्ड फॉर बिलियंस। ये है बिल्ड फॉर बिलियंस, डी लैब्स, यूनियन बैंक और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने शुरू करा है। इंदापुर से पनवेल तक जो सड़क जाती है, यहां पे भारत की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड बनी है, यानी भारत का पहला नेशनल हाईवे का हिस्सा जो स्टील स्लैग से बना है। अब ये पहले समझो स्टील स्लैग क्या होता है। देखो नॉर्मल जो सड़कें होती हैं कोल तार वगैरह इन सबसे बनती हैं, अब हम स्टील स्लैग से भी सड़कें बनाने लगे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे जो स्टील प्लांट हैं भारत में, उनका कचरा होता है जिसे स्टील स्लैग बोलते हैं। अब ये कचरे का क्या करोगे? इस कचरे से सड़क बना दो, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब 2 साल पहले क्या हुआ था, ये बात है अप्रैल 2022 की। भारत में एक सड़क बना के दिखा दी थी सूरत में। सूरत में एक जगह है हजीरा, सूरत में एक जगह है हजीरा। हजीरा में स्टील स्लैग से भारत की पहली सड़क बना के दिखाई थी। किसने? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन या संस्थान जो दिल्ली में है। ये CSIR के अधीन काम करता है, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने बना के दिखाई कहाँ पे? सूरत, हजीरा में। और वो स्टील स्लैग का कचरा कहाँ से लिया था उन्होंने? स्टील का मलबा, स्टील स्लैग कहाँ से लिया था? आर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी से उस समय लिया था, अप्रैल 2022 में। अब इन्होंने कहा चलो सड़क तो हमने बना दी, क्यों ना नेशनल हाईवे पे भी ट्राई किया जाए, क्योंकि सूरत के हजीरा में जो बनी थी वो नॉर्मल सड़क थी, वो कोई नेशनल हाईवे नहीं था। अब एक नेशनल हाईवे है जिसको बोलते हैं NH66। ये स्टार्ट होता है पनवेल से। पनवेल एक जगह है जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और ये कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये मुंबई से स्टार्ट होता है, फिर ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये है नेशनल हाईवे 66 बोलते हैं इसे। तो नेशनल हाईवे 66 पे 1 किलोमीटर की सड़क बनाई है अभी अभी। ऑब्वियसली पूरा तो बहुत बड़ा रोड है ये। 1 किलोमीटर की सड़क बनाई है अभी अभी स्टील स्लैग से। और ये पहली बार है भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग से बना है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, राइट। तो NH66 मुंबई से जो गोवा नेशनल हाईवे जाता है और आगे फिर काफ़ी आगे तक जाता है कन्याकुमारी तक, उसमें। और आप मानेंगे नहीं, ये 1 किलोमीटर की रोड बनाने में 80,000 टन स्टील लगा है। स्टील स्लैग मतलब लगा है। और ये स्टील स्लैग किसने दिया है? ये दिया है जिंदल स्टील ने, JSW। तो जिंदल स्टील जो है, जिंदल स्टील, JSW, इनका प्लांट है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। तो उन्होंने स्टील दिया है 80,000 टन। पर अगर स्टील का कचरा, स्टील का मलबा हम यूज़ करने लगे सड़कें बनाने के लिए, तो मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव एक ये न्यूज़ है, राइट। तो ये ध्यान रखिए, भारत का पहला नेशनल हाईवे NH66 जिसमें स्टील स्लैग से सड़क बनाई गई है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ अभी अभी, कहाँ पे हुआ? ये मुंबई में हुआ। इसने आयोजित किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। इसका थीम था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया किसके साथ मिलके? अवाना कैपिटल नाम की कंपनी है और ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में बना था। इसका हेडक्वार्टर इंचियोन शहर में है जो दक्षिण कोरिया का शहर है। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम से पता चल रहा है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है उनको फंड करता है। यूपीएससी का मेंबर कौन बना है? यूपीएससी के मेंबर बने हैं शीलवर्धन सिंह। ये अभी अभी रिटायर हुए हैं, CISF के डायरेक्टर जनरल थे। वही CISF जिसको संसद भवन की सिक्योरिटी का जिम्मा मिला है, यूपीएससी के मेंबर बने हैं। और यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी, इन्होंने इन्हें शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के जो खेल हैं उनका 5वां संस्करण का उद्घाटन करा। इसमें मेघालय के खिलाड़ी खेलते हैं सिर्फ, इनको बोलते हैं मेघालय गेम्स। पिछली बार 2022 में हुए थे। हर बार शिलोंग में होते हैं, पहली बार शिलोंग से बाहर हो रहे हैं, टूरा में हो रहे हैं। टूरा एक जगह है, यहाँ पे स्टेडियम है जिसका नाम है PA संगमा स्टेडियम। PA संगमा स्टेडियम टूरा, वहाँ पे गेम्स हो रहे हैं। और
ये 5वीं बार हो रहे हैं। इनका शुभंकर है ये बर्फीला तेंदुआ, जिसे बादली तेंदुआ, बर्फीला नहीं, बर्फीला तो स्नो लेपर्ड होता है, मैं क्लाउडेड लेपर्ड की बात कर रहा हूं, यानी बादली तेंदुआ। क्लाउडेड लेपर्ड जो होता है ना, ये मेघालय का स्टेट एनिमल है। तो ये बादली तेंदुआ, इसका नाम क्या रखा है? बादली तेंदुए का नाम रखा है लबासा, इसका नाम रखा है लबासा। हाल ही में 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया गया। इस बार इनके सेलिब्रेशन कहां पे हुए थे? आर्मी डे के लखनऊ में हुए थे, लखनऊ में हुए थे आर्मी डे के सेलिब्रेशन। इसका थीम था इन सर्विस ऑफ द नेशन। और बेसिकली क्या है ना, इस दिन 1949 में इस दिन के एम करियप्पा हमारी आर्मी के चीफ बने थे। ये पहले भारतीय थे जो आर्मी के चीफ बने थे। इनसे पहले आखिरी जो अंग्रेजी आर्मी चीफ थे वो थे सर फ्रांसिस बुचर। तो सर फ्रांसिस बुचर से जो अध्यक्षता ली के एम करियप्पा ने इस दिन, इसलिए हम इस दिन आर्मी डे मनाते हैं। इज दैट क्लियर? और आपको यहां भी बता दूं, इंडियन आर्मी ने यह कहा है कि 2024 का जो साल होगा वो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन होगा। ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, यानी हमें तकनीक पे ध्यान देना है, प्रौद्योगिकी पे ध्यान देना है। ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में मनाएगी इंडियन आर्मी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कितने लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करी? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पीएम जनमन योजना तो आपको पता ही है। भारत में 75 अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय हैं जिन्हें बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। 75 है। इनकी आबादी लगभग 28 से 29 लाख है। ठीक है। अब पीएम जनमन योजना भारत के 9 मंत्रालय मिलकर लागू करेंगे और 11 चीजें हमें इनमें करनी है। जैसे उनके लिए हमें पक्के घर बनवा के देने हैं, रोड कनेक्टिविटी अच्छी करनी है, हमें हर घर में पानी पहुंचाना है, पाइप वाटर सप्लाई। इस तरह की 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन हमें करनी है। 11 चीजें हमें करनी है जिनको 9 मंत्रालय मिलकर करेंगे। यह है पीएम जनमन योजना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के विकास के लिए। यह योजना खूंटी झारखंड से प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस झारखंड स्थापना दिवस के दिन लॉन्च करी थी। इतना आपको पता है। अब पीएम जनमन में यह कहा कि इसको पीएम आवास योजना से जोड़ दो। कैसे? तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, ग्रामीण। इसमें क्या होता है? इसमें अगर आप मैदानी इलाके में रह रहे हैं तो गरीब लोगों को घर बनाने के लिए मिलता है 1.2 लाख रुपए, और अगर आप पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं तो घर बनाने के लिए मिलता है 1.3 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अगर आप पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं तो आपको मिलेंगे 2 लाख, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, मैदानी में रह रहे हो, पहाड़ में रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे घर बनाने के लिए। ठीक है, 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब 1 लाख लोगों को, अमाउंट नहीं है 1 लाख, ये पूछा है कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिला है। उनकी 2 लाख रुपए टोटल मिलने हैं उन्हें, तो उसकी पहली किस्त जारी करी है 1 लाख लोगों को। तो आंसर है 1 लाख। 1 लाख लाभार्थी हैं, 1 लाख लोग हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के, और ये बहुत बड़ा नंबर है। इनकी पूरी आबादी भारत में 28-29 लाख। 1 लाख लोगों को पहली किस्त जारी करी है 2 लाख रुपए की। अब वो कितनी करी है वो ऐसा कोई अमाउंट नहीं है, बस पहली किस्त जारी हुई है और टोटल अमाउंट जो उन्हें मिलेगा घर बनाने के लिए वो 2 लाख रुपए मिलेगा। और इस पीएम जनमन योजना में 24,104 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो भारत सरकार करेगी। कोई डाउट? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड किस देश की कंपनी है? कैमियन एसी, इसके साथ मिलके लिथियम के जो भंडार हैं उनके खनन के लिए समझौता करा है। यह है अर्जेंटीना की कंपनी। अर्जेंटीना में एक राज्य है जिसे बोलते हैं काटामार्का, इसे बोलते हैं काटामार्का। काटामार्का में लिथियम के भंडार काफी हैं और ये लिथियम ट्रायंगल है। इसमें चिले, अर्जेंटीना और बोलीविया 3 देश हैं। इस एरिया में लिथियम बहुत ज्यादा होता है। तो भारत की कंपनी काबिल ने अर्जेंटीना की कंपनी कैमियन के साथ पार्टनरशिप करी है वहां पे लिथियम के खनन के लिए। इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 15,000 हेक्टेयर जमीन है काटामार्का में, जहां पे काबिल कंपनी जो है वो लिथियम के भंडार का खनन करेगी। और ऐसा एग्रीमेंट हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था। तो अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा कंट्री है जिसके साथ हमने लिथियम खनन समझौता कराया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम काफी होता है। काबिल कंपनी 2019 में बनी थी। ये हमारे खनन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन काम करती है। और काबिल नाम की कंपनी यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसको किसने बनाया था? इसको 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया था। जॉइंट वेंचर है ये नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के बीच में। नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, इन 3 ने मिलके ये कंपनी बनाई थी काबिल 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। निम्नलिखित में से किस स्थान ने
किस स्थान मतलब यहाँ पे किस एजेंसी ने, कौन सी स्पेस एजेंसी ने अपने वाइपर मून रोवर पर अपना नाम रखने के लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित करें। तो वाइपर मिशन कौन करेगा? वाइपर की फुल फॉर्म है वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, यानी रोवर का नाम है वाइपर, तो नासा करेगा इसे। ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जाना चाहते हैं और ये इसमें किसको भेजेंगे? रोबोट को। ये रोबोट चलता फिरता रोबोट होगा, चांद पे चलेगा और चांद पे बर्फ, आइस जो होती है और वाटर, उसकी खोज करेगा ये रोबोट। चांद पे चलेगा दक्षिण ध्रुव पे, राइट। तो रोवर का नाम है वाइपर। अब रोवर होता है तो लैंडर भी होता है। लैंडर का क्या नाम है? ग्रिफिन। लैंडर का नाम है ग्रिफिन, राइट। तो ये नासा का मिशन है। तो ये था हमारा 16 जनवरी का वीडियो। मिलते हैं 17 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।